प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इतिहास को हमारे हमारे भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम 3 पार्ट की अगर बात करें इतिहास के, जैसे ये हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। ठीक है, ये जो हमारा हिस्ट्री है, तो इसको अगर 3 पार्ट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आता है? एंशियंट इंडिया। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। सेकेंड की अगर हम बात करें, तो हमारा है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक, सॉरी, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा हमारा है मॉडर्न इंडिया, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, कहने का मतलब है कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। और इसी प्राचीन भारत को जेम्स मिल नामक एक इतिहासकार ने इसे टाइमिंग क्या दिया, उन्होंने इसको हिंदू पीरियड यानी कि हिंदुओं का शासन, यानी प्राचीन काल की अगर हम बात करें, एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें, तो एंशियंट इंडिया में जितने लोगों ने भी शासन किया था वो किससे बिलोंग करते थे? तो हिंदू रिलीजन से, यानी कि हिंदू धर्म के सभी शासक थे। ठीक है, जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि महाजनपद काल से लेके हर्षवर्धन, ठीक है, जो कन्नौज का शासक होता है हर्षवर्धन, तो यहां तक का हम देखते हैं जो कि एक अखंड भारत का निर्माण किए होते हैं। और अखंड भारत का निर्माण करने वाला भारत का जो पहला शासक होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की सहायता से, ठीक है, जो चाणक्य की सहायता से क्या करता है? अखंड भारत का निर्माण करता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो चाणक्य थे वो प्राचीन काल में सबसे अधिक शासकों का शासनकाल देखने वाले शासक थे। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करें, तो अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक, यानी कई सारे शासकों का शासनकाल देखे थे। तो ऐसे एग्जाम भी कई बार जो मतलब एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास हम आपको ले रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, तो आपको बता दें, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, या आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, एसआई हो, या बीएचयू एंट्रेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये आपको काफी बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम आगे सारी चीजें आपको बताएंगे, बस उसको ध्यान से आप देखते जाइए। ठीक है, तो जेम्स मिल, याद रखिएगा, इस समय इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड किया हुआ है कि किस इतिहासकार ने हमारे भारतीय इतिहास को संप्रदाय के आधार पर डिवाइड किया। संप्रदाय, ठीक है, यानी कि हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, यानी कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो हिंदू काल क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में जितने लोगों ने भी शासन किया था वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? तो हिंदू धर्म से। उसके बाद 712 में जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर अटैक होता है, ठीक है, तो भारत में एक नए धर्म का आगमन होता है। ठीक है, अरब का जो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमारे भारत पर अटैक करता है, और ये भारत पर पहला अरब आक्रमण होता है और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण भी होता है। ठीक है, मुस्लिम अटैक होता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि भारत पर पहला मुस्लिम अटैक कब और किसका होता है, या भारत पर पहला अरब अटैक कब और किसका होता है। तो दोनों के लिए आंसर एक ही है, मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 ईस्वी, यानी कि एडी में हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आगमन होता है, वहीं से एंशियंट इंडिया का चैप्टर क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, एंशियंट इंडिया का चैप्टर क्लोज करके एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, जिसको हम मॉडर्न इंडिया का नाम देते हैं।
ठीक है। अब 712 में भले भारत में मुस्लिमों का आगमन हो गया था, मगर अभी पूरी तरीके से भारत की सत्ता पर वो स्थापित नहीं हुए थे। तो भारत की सत्ता पर वो स्थापित कब होते हैं, ठीक है। तो महमूद गजनवी, सॉरी, जो गोरी है महमूद गजनवी, तो उसके पहले ही अटैक करके चला गया था। उसके बाद जो मोहम्मद गोरी होता है, तो गोरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। फिर चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद्र को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद 1206 में उसी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की या मुस्लिम साम्राज्य की या फिर कह ले गुलाम वंश की या दास वंश की या स्लेव डायनेस्टी की या मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और दिल्ली पर शासन करने वाला पहला ये राजवंश था मुस्लिम राजवंशों में, ठीक है। गुड इवनिंग। जी हाँ काजल, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि एंशियंट टाइम में सभी लोगों जो भी शासन किए थे वो सभी हिंदू धर्म से थे। उसके बाद हम 712 में जरूर मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे अटैक हो जाता है, मगर अभी पूरी तरीके से सत्ता स्थापित नहीं हुआ है भारत में। इसलिए 1206 से लेके अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब तक का जो शासन पीरियड है उसी को रखा गया किसमें, ब्रिटिश पीरियड में। यानी कि यहाँ तक जो सत्ता या जो शासन चलता है वो पूर्ण रूप से मुस्लिमों का रहता है। उसके बीच में नाम मात्र के हिंदू शासक होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू शासक था, नहीं थे, वो नाम मात्र के थे। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू शासक था वो था हेमू। वही हेमू जिसको 14 विक्रमादित्यों में अंतिम विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि इतिहास में पूरे 14 विक्रमादित्य हुए हैं, 14, ठीक है, 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और 14 विक्रमादित्य से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यही पूछेगा कि 14 विक्रमादित्यों में सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य कौन था, तो वो विक्रमादित्य थे कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये एक उपाधि है, एक टाइटल है, ठीक है। तो 14 विक्रमादित्यों में सबसे शक्तिशाली जो विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त सेकंड थे, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन 14 विक्रमादित्य में अंतिम विक्रमादित्य की बात आता है, ठीक है। बाकी तो फर्जी है, बाकी लोगों का इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, नाम मात्र के रहे। अंतिम विक्रमादित्य की बात आता है तो वो था हेमू, ठीक है। वही हेमू जिसका युद्ध पानीपत के सेकेंड, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। उसके बाद पानीपत का जो सेकेंड युद्ध होता है वो अकबर के सेनापति बैरम खां, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि अकबर अभी बहुत छोटा, मतलब छोटा बालक था, अभी वो उस तरह से मैच्योर नहीं हुआ था कि वो किसी युद्ध में भाग ले सके। तो ऐसे में उसका संरक्षण के तौर पर बैरम खान ने पानीपत के सेकेंड युद्ध में 1556 में किसके साथ किया, हेमू के साथ किया, जो दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के इतिहास में अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो था कौन, हेमू, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इन्हें इतिहास में अंतिम विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया हमारा शुरू होता है जैसे ही अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह का डेथ होता है, ठीक है। मुगल बादशाह कौन, औरंगजेब। जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है, मेडुअल इंडिया का चैप्टर क्लोज करके एक नया इंडिया हमारा शुरू होता है जिसको हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। तो मॉडर्न इंडिया 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद से स्टार्ट होता है। पर भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत होता है, जिसको हम ब्रिटिश काल का नाम दे रहे हैं, जिसको कि जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल का या ब्रिटिश पीरियड का नाम दिया, तो वो टाइमिंग हमारा जो है वो कब से है, तो वो हमारा है बक्सर, ठीक है। पहला हमारा प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और प्लासी के युद्ध में अभी अंग्रेज पूरी तरीके से भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किए थे, पर अपने न्यू बना लिए थे, अपने न्यू डाल दिए थे, ठीक है। बक्सर के प्लासी के युद्ध ने ये कंफर्म नहीं किया कि भारत पे शासन कौन करेगा, पर ये तो कंफर्म कर दिया कि कौन भारत पे शासन नहीं करेंगे। तो कौन नहीं करेंगे, ना मुगल करेंगे, ना मराठा करेंगे, ना अदर कंपनियां जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, ठीक है। पर जैसे ही हमारा बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों को या मुगलों को बुरी तरीके से पराजित करने के बाद भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना या ब्रिटिश साम्राज्य का
न्यू डाल देते हैं। और यही 1764 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसी को हम ब्रिटिश काल के तौर पे मान सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश टाइम का हमारा कब है 1764, यानी कि बक्सर के युद्ध से लेकर 1947 जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं होता। ठीक है, 1764 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 1947 में हमारा देश जरूर आजाद हो गया था, पर हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए थे। अभी भी हमारे भारत में शासना अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा है और हम ब्रिटेन के उपराज्य के रूप में, ठीक है, उपराज्य के रूप में हमारा भारत है, मतलब कि ब्रिटेन का एक राज्य भारत है। ठीक है, भारत की आजादी के बाद हम पूर्ण रूप से आजाद होते हैं जब हमारा भारतीय संविधान 1950 में बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें थी। तो हम मॉडर्न इंडिया का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया हमारा बादशाह अंतिम सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब के मृत्यु से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड को है। आप इसको बढ़ाकर 1950 भी कह सकते हैं जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, क्योंकि 1947 में देश आजाद होने के बाद भी अभी भी हमारे भारत में जो कानूनी व्यवस्था चल रहा है वो किसका चल रहा है, वो ब्रिटिश का चल रहा है, वो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत है। हम पूर्ण रूप से आजाद केवल मुंह से हुए थे, पूरी तरीके से नहीं हुए थे। ठीक है, केवल एक लिखित तौर पर। तो 1950 में जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, उसी शासना अधिनियम 1935 का 70% मैटर हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया। उसके बाद जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तब जाकर पूर्ण रूप से हम अंग्रेजों से आजाद होते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था से हम बाहर होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर जिसे अगर यूपीएससी वगैरह के लिए होता है तो फिर हम 1947 के बाद का भी इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि उसके बाद का तो आपको पढ़ना है कांग्रेस अधिवेशन वगैरह के चीजों को लेकर। ये मेरा पहला क्लास है मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, ये मेरा पहला क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। अब आते हैं, अब आधुनिक भारत के इतिहास में हम स्टार्ट करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ठीक है, क्योंकि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है तो उनकी वजह से भी हमको मॉडर्न जो मेडिवल इंडिया है उस चैप्टर को क्लोज करना पड़ता है। कितनी बार बताएं, ये मेरा पहला क्लास है। ठीक है, तो आते हैं कि स्टार्टिंग कहां से और क्या होता है। तो देखिए, जब 1453 में, कब 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। बात को समझिए कि कहां से जो कि हमारे भारत में यूरोपियों का आगमन होता है या यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन वास्को डी गामा, या फिर वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था, या फिर हम ये कहते हैं कि मतलब मॉडर्न इंडिया में हमारे भारत का यूरोप के साथ व्यापार हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भारत का व्यापार आज से नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता आया है। मिस्र, मेसोपोटामिया, ठीक है, चीन जैसी सभ्यताओं के साथ हमारे देश का व्यापार होता आया है एंशिएंट टाइम से। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले से ही हमारा विदेशों के साथ व्यापार रहा, स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों से। ठीक है, उसके बाद मौर्यों के टाइम में अगर बात करें तो मौर्यों के टाइम में, गुप्तों के टाइम में भी हमारे भारत के साथ व्यापार होते रहे। ठीक है, उनके समय में भी हमारा यूनानियों के साथ व्यापार वगैरह की प्रक्रिया स्टार्ट रही। ठीक है, अब होता क्या है कि क्यों यूरोपियों को, यूरोप वासियों को, थैंक यू आशु दुबे। ठीक है, अब देखो मॉडर्न इंडिया का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, या फिर हम ये कह लें कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन होता है या जो यूरोपीय लोग थे उनको समुद्री मार्ग की खोज करने की क्यों जरूरत पड़ी। जब स्थलीय मार्ग से कम दूरी तय करके व्यापार वो कर सकते थे तो क्या जरूरत था उनको इतनी लंबी दूरी को तय करके भारत के साथ व्यापार करने का। तो उसके पीछे रीजन क्या था, तो ये जान लीजिए। उसके पीछे रीजन ये था कि 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अटैक कर दिया। कुस्तुनतुनिया उस समय सबसे समृद्ध था, शक्तिशाली नहीं कह सकते, सबसे समृद्ध था। मतलब कि वहां पे हर एक क्षेत्र में काफी डेवलप था, टेक्नोलॉजी से लेके आयुर्वेद की तरफ, या कोई साहित्य की हम बात करें,
ठीक है, तो सभी क्षेत्रों में काफी डेवलप था। जैसे ही तुर्कों ने 1453 में कुस्तुमतुनिया पर, अब ये तुर्क थे कौन, तो थोड़ा सा तुर्कों के बारे में आप ध्यान दीजिए कि तुर्क का अगर हम इतिहास अगर देखें, तुर्कों की अगर हम इतिहास की अगर हम बात करें तो ये तुर्क एक काई कबीला से स्टार्ट हुआ। एक काई कबीला, ठीक है, काई कबीला, ठीक है, एक काई कबीला था जो कि तुर्क में था। कबीला का मतलब समझ रहे, जैसे हम प्रेजेंट में हमारा जो गांव है तो उस गांव का एक नामकरण किया गया है, तो ऐसे कोई कई सारे परिवार को मिलाकर एक कबीला बना हुआ था। और इस कबीले ने उस समय इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया कि यही कबीला, इसी कबीले में जन्मा एक व्यक्ति था जिसका नाम था उस्मान। ठीक है, तो इस कबीले में उस्मान उस्मान गाजी नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जो इर्तुगरुल गाजी का पुत्र था। इस उस्मान गाजी ने उस्मानिया सल्तनत की स्थापना कर दी। और ये उस्मानिया सल्तनत हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में कई सारे एग्जाम आए और सभी एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस्मानिया सल्तनत की स्थापना किस देश में हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपको सारा ऑप्शन दिया जाएगा। तो जानिए कि उस्मानिया सल्तनत की स्थापना या ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कहां पे हुआ था, तुर्की में हुआ था और तुर्कों के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये उस्मानिया सल्तनत थी, तो ये उस्मानिया सल्तनत उस समय इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई कि 7 समुद्र और 3 महाद्वीप यानी कि 3 कॉन्टिनेंट पे उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया था। बाद में धीरे धीरे जो कि यही सल्तनत ऑटोमन साम्राज्य में कन्वर्ट हुआ और ऑटोमन साम्राज्य जो हमारा था उसका पतन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1924 के लगभग में जाकर पूरी तरीके से समाप्त हो गया, बिखर गया। और यही उस्मानिया सल्तनत 1453 में कुस्तुमतुनिया पर अटैक करके, कुस्तुमतुनिया जहां से कि हमारे भारत का, ठीक है, मेन हमारे भारत का व्यापार करने का जो मार्ग था, ठीक है, उस मार्ग पर कब्जा हो गया किसका, कुस्तुमतुनिया का। दूसरी तरफ लाल सागर के रास्ते वो आते थे, लाल सागर पर अधिकार किसका हो गया, इटली का, यानी कि वेनिस का। वेनिस ने इधर लाल सागर पर अधिकार कर लिया जहां से उनको व्यापार करने का एक मार्ग था। दूसरा फारस की खाड़ी पर अधिकार किसने कर लिया, तुर्कों ने कर लिया और उधर से जो कि रास्ते बंद कर दिए। अब उनको ये था कि अब हम यहाँ से व्यापार वही करेगा जो अब मतलब कि टैक्स देगा। वो भी टैक्स इतना ज्यादा था कि यूरोपियों को लगा कि जितना तो हमारी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा तो मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने, ठीक है, पुर्तगालियों ने यह विचार किया क्यों ना हम कोई दूसरा मार्ग खोजे, और वो एक ही मार्ग था और वो था समुद्री मार्ग। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं समुद्री मार्ग का कि किस तरह से खोज हुआ था। प्रेजेंट में बस ये जानिए कि लाल सागर पर अधिकार वेनिस का हो गया था जिसको हम इटली के नाम से जानते हैं, और फारस की खाड़ी पर अधिकार हो गया था तुर्कों का। ये दोनों रास्ते समुद्री मतलब समुद्री मार्ग से, जो असली मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों थे, क्योंकि भूमध्य सागर से वो चलते थे। भूमध्य सागर से चलने के बाद कुछ स्थलीय मार्ग आता था, फिर लाल सागर आते थे, फिर अदन की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में वो एंट्री करते थे। तो इतने सारे सागरों से भी होकर उनको व्यापार करना पड़ता था और ये सारे मार्ग क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए, जिसकी वजह से उनको विवश होना पड़ा समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। एक चीज आप याद रखिएगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था, भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, भारत तो बहुत पहले से था और प्राचीन काल से ही भारत का विदेशियों के साथ व्यापार और संबंध बने हुए थे। इसको अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया हमारा यहाँ पे है और यहाँ से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों को यहाँ से होते हुए पूरी घूमकर इतना दूर का सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसके पहले ये आपको साथ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये देख रहे हैं, ये यहाँ से होते हुए फिर कुछ स्थलीय मार्ग आते थे, उसके बाद ये जो कि
वहां तक पहुंच जाते थे। ठीक है, तो स्थलीय मार्ग और कुछ सागरों का वो प्रयोग करके भारत में आते थे, और दूसरा जो रूट था वो ऊपर की तरफ से चाइना और तिब्बत से होते हुए जो कि वो भारत के अंदर एंट्री करते थे। ठीक है, तो 2 से 3 मार्ग थे उस समय भारत के साथ व्यापार करने का, पर सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए। किसकी वजह से? तुर्कों की वजह से, यानी कि तुर्कों ने जो मेन एरिया था, जो मेन क्षेत्र था, उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, एक छोटी सी चीजें आप चल रहे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे कॉन्टिनेंट यानी कि जो महाद्वीप है, ठीक है, तो ये 6 महाद्वीप है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है? इंडिया है, यहाँ पे हमारा क्या है? अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे हमारा क्या है? यूरोप है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, अब यूरोपियों को भारत आने के लिए, जहां पे से कि वो डायरेक्ट भारत के साथ व्यापार करते थे, पर इसी रास्ते को बंद कर दिया था किसने? तुर्कों ने। तो इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा? उनको यहां से जाना पड़ा केप ऑफ गुड होप, यानी कि जिसको हम आसा अंतरिम बोलते हैं, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे, और अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए जो मेडागास्कर से होकर तब वो भारत में प्रवेश करते थे। तो सोचिए इतना लंबा सफर उनको करना पड़ता था इस छोटे से रास्ते की वजह से। अगर तुर्क ऐसा नहीं किए होते तो उनका व्यापार सीधा सीधा यहाँ से रहता, तो शायद फिर समुद्री मार्ग की खोज करने में एक लंबा समय भी लग सकता था। ठीक है, अब देखिए भारत आने वाला, ठीक है, अब भारत की खोज करने के लिए ब्रिटेन में क्या हो गया? सारे चीजें, यानी स्पेन और ब्रिटेन, स्पेन और पुर्तगाली, यानी भौगोलिक खोजों में सबसे अधिक अगर किसी ने अपना योगदान दिया तो वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे और स्पेनिश थे, यानी स्पेन के लोग। ठीक है, तो स्पेन से कौन? कोलंबस। क्यों हिस्ट्री से क्वेश्चन जीडी में नहीं आता है? आप जीडी का कभी पेपर वगैरह नहीं देखे हैं या कभी सुने नहीं है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हिस्ट्री आपको ना पूछे वनडे एग्जाम में, कंपटीशन के, टेक्निकल को छोड़ के। ठीक है, तो सबसे पहले भारत की खोज के लिए कोलंबस निकलता है 1492 में, और कोलंबस भारत की खोज ना करके गलती से खोज लेता है किसकी? अमेरिका की। उसके बाद चलता है कौन? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा और कोलंबस से पहले एक व्यक्ति चलता है, बार्थोलोमेओ डियास। ठीक है, पुर्तगाली जो यात्री होता है, जो नाविक होता है, कौन? बार्थोलोमेओ डियास। तो 1487 में बार्थोलोमेओ डियास भारत की खोज के लिए निकलता है, पर वो भारत न पहुंच के कहां पे पहुंचता है? अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे। और यही अफ्रीका के दक्षिणी छोर को जिसको हम केप ऑफ गुड होप, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, या फिर जिसको हम तूफानी अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं, तो वो बार्थोलोमेओ डियास ने किया था। तो बार्थोलोमेओ डियास किया था अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप की खोज, और उसको मरते दम तक यही पता था कि उसने इंडिया की खोज कर ली। ठीक है, उसको मरते दम तक भी ये बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने भारत की नहीं बल्कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज कर ली है। उसके बाद भारत में चलता है 1497 में, 1497 में चलता है कौन? वास्को डी गामा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, और वो 90 दिन की यात्रा के बाद वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, यहां से जो कि वास्को डी गामा चलता है और यहां से होते हुए केप ऑफ गुड पहुंचता है। केप ऑफ गुड से आपका मेडागास्कर के बीच से होते हुए वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, एक गुजराती अब्दुल मजीद के सहयोग से। ठीक है, तो किस गुजराती ने उसका मदद किया था या हेल्प किया था? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फिगर था। उसके बाद वास्को डी गामा पहुंचा जरूर था कहां पे? कालीकट बंदरगाह पर वापसी में वो गोवा बंदरगाह से रिटर्न किया था। ठीक है, और वास्को डी गामा भारत में 3 बार एंट्री करता है। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में। और इस बार जब आता है तो पुर्तगाल की तरफ से गवर्नर बनकर आता है, और कोचीन में इसका डेथ हो जाता है, और कोचीन में ही इसकी समाधि बन जाती है, इसकी कब्र बन जाती है। ठीक है,
देखिए, अब समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले जो पुर्तगाली राजा थे या जो पुर्तगाली राजकुमार थे, ठीक है, तो कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो पुर्तगाल के तरफ से जो पुर्तगीज थे, हाँ, तो पुर्तगाल की जो राजकुमार थे वो उस राजकुमार का नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर के ने प्रोत्साहन किया किसको? पुर्तगालियों को, कि आप जाइए और नए समुद्री मार्ग की खोज करिए ताकि हम भारत के साथ व्यापार कर सके। और उस समय पुर्तगाल के शासक कौन थे? तो मैनुअल प्रथम थे। ठीक है, तो जिस समय वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने के लिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था, तो किससे परमिशन लिया था? तो परमिशन लिया था मैनुअल प्रथम से। और किसने उसको प्रोत्साहित किया था? तो वो हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाल का राजकुमार था। ठीक है, अब आइए, हमने बोला ये बार्थोलोमेओ डियास 1487 में भारत की खोज करने के लिए वो निकल पड़ा, और वो गलती से खोज किसको लिया? अफ्रीका के दक्षिणी छोर को, जिसको हम केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। और इसी केप ऑफ गुड होप को आशा अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आशा अंतरीप। इसी केप ऑफ गुड का पहला नाम, स्टार्टिंग जो नाम था वो केप ऑफ स्टार्म था। ठीक है, केप ऑफ स्टार्म, जिसको हम तूफानी अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसी केप ऑफ गुड होप का जो नाम है वो केप टाउन है। वर्तमान में जो आशा अंतरिम है उसको किस नाम से जाना जाता है? केप टाउन। ठीक है, इसको उत्तमाशा अंतरिम के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो जानकारी लेना है इसी मैसेज में ले लो। हाँ, अब देखिए, जो चीजें बताएं एक बार इसको आप वो कर लिए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की कब? 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत जो आया था, कभी कभी पूछ देता है कि वास्को डिगामा जिस जहाज से भारत आया था उस जहाज का नाम क्या था? ठीक है, तो साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल नामक जहाज से वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और कालीकट बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचता है तो कालीकट का जो राजा होता है जेमुरीन, ठीक है, कालीकट का राजा कौन होता है? जेमुरीन। और जेमुरीन इनका भव्य स्वागत करता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो कौन सा, कालीकट का वो कौन सा राजा था या भारत का वो कौन सा राजा था जिन्होंने उनका भव्य स्वागत किया? तो वो कौन थे? जेमोरिन। ठीक है, और वास्को डी गामा पहुंचा था किसकी मदद से? तो एक गुजराती था जिसका नाम था अब्दुल मजीद या अब्दुल मनिक। ठीक है, दो तरह के नाम मिलते हैं, अब्दुल मजीद या अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती के प्रदर्शक के वजह से या उसके मदद की वजह से वास्को डी गामा से वो मिलने में सफलता पाया था या कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो वास्को डी गामा का जो यात्रा है वो जुलाई 1400 यहाँ पे 47 हो गया है, यहाँ पे 97 है। ठीक है, वास्को डी गामा का जो यात्रा होता है पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से जब वो निकलता है, याद रखिएगा, पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से वो निकलता है 1400 जुलाई 1497 में। ठीक है, और वो भारत पहुंचता है कब? तो भारत पहुंचता है 17 मई 1498 में। और इन दोनों के बीच में लगभग 90 दिन का उसका सफर रहता है। और वास्को डी गामा के साथ कुछ अन्य भी जहाजी बेड़े भारत आते हैं, ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा केवल अकेले भारत आता है। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा 1499 में वापसी कर लेता है। ठीक है, भारत में लगभग 98 में आया और 99 में क्या किया? भारत से वापस होने लगा। और दूसरी बार वास्को डी गामा हमने बताया कि 1502 में पुनः भारत में आता है। ठीक है, भारत में 1502 में पुनः भारत आता है। और तीसरी बार वो जब भारत आता है तो भारत का पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आता है, गवर्नर बनकर आता है। कब? 1524 में। और 1524 में जब आता है तो इसी टाइम उसका कोचीन में डेथ हो जाता है। तो वो कौन सा पुर्तगाली है जिसका कोचीन में डेथ हो जाता है या कोचीन में उसका क्या है? समाधि स्थल है, ठीक है, या मकबरा है। ठीक है, तो इसको आपको लेना है स्क्रीनशॉट, तो आप ले लीजिए।
अब देखिए यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन, तो थोड़ा सा उसमें आप जान लीजिए। अब क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में जो पूछता है तो मेन क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो सारे तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मगर ये हमेशा आपको एग्जाम में रिपीट करता है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन और यूरोपीय कंपनियों की स्थापना दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो अगर हम आगमन की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है, तो वो पुर्तगाली आती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आती है, तो वो सबसे पहले आती है पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद हमारे भारत में जो कंपनी आती है वो डच आती है। डचों के बाद जो कंपनी आती है वो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश कंपनी। और ब्रिटिश के बाद कौन सी कंपनी भारत में आती है, तो वो है डेनिश, जो कि डेनमार्क से आई थी। डेनिश के बाद अगर हम कंपनी की बात करें तो वो थी फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद आता है कंपनी स्वीडिश, ठीक है। तो ये कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आती है, तो पुर्तगाली आती है। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आता है फिर, तो वो डच आते हैं। डचों के बाद कौन, अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश कंपनी, जो इंग्लैंड की कंपनी होती है, ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी भारत में आती है। ब्रिटिश के बाद हमारे भारत में डेनिश कंपनी आती है, ठीक है। डेनिश कंपनी कहाँ की कंपनी थी, तो ये डेनमार्क की थी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, सॉरी, डेनमार्क। और ये जो कंपनी है आपका डच, तो डच हॉलैंड से आए थे। कहां से आए थे, हॉलैंड से, जिसको हम नीदरलैंड भी कह सकते हैं, नीदरलैंड। डच कंपनी कहां की थी, हॉलैंड या नीदरलैंड की, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि डच कहां की कंपनी थी, हॉलैंड या नीदरलैंड की, और डेनिश कंपनी जो थी वो डेनमार्क की। बाकी चीज तो जैसा है, पुर्तगाली पुर्तगाल से थे, अंग्रेज ब्रिटेन से थे, फ्रांसीसी फ्रांस से थे, स्वीडिश स्पेनिश स्वीडिश, ठीक है। तो ये वही से थे, ठीक है। तो ये इनके आने का क्रम। और जब इनकी कंपनी स्थापना की बात आता है, भारत में कंपनी की स्थापना की बात आता है, तो केवल एक चीज इसमें चेंज हो जाता है। अच्छा, मेन आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो दिए जाते हैं, वो मेन होता है पुर्तगाली होते हैं, डच होते हैं, ब्रिटिश होते हैं और फ्रांसीसी। ये चार आपको ऑप्शन में मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी इन कंपनियों के क्रम को, इसको मतलब क्रम से व्यवस्थित करने के लिए दे देता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या होगा, या भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम क्या होगा। तो आने का क्रम तो यही है, पुर्तगाली आप लिखेंगे, डच लिखेंगे, ब्रिटिश लिखेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी। मगर जब इनकी कंपनी स्थापना की बात आती है तो ये अंग्रेज आ जाते हैं, किसके पहले, डचों के पहले। यानी कि अगर हम ऐसे में करें तो पी से पुर्तगाल, डी से डच और ई से इंग्लिश कंपनी, और उसके बाद एफ से फ्रांसीसी कंपनी। यानी कि पीडीईएफ होते हैं ना, कि हमको पीडीएफ फाइल में नोट चाहिए, तो आप इसको पीडीएफ के तौर पे याद रखिए। अगर ये पीडीएफ आपको याद है तो इससे आप भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम आपको याद रहेगा। अब इसी पीडीएफ में स्थापना की अगर बात कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल पी और डी के बीच में क्या आ जाएगा, ई, बाकी चीजें वैसे ही होंगे, ठीक है, पे डी एफ हो जाएगा। तो ये इनके स्थापना का क्रम है और ये इनके आगमन का क्रम है, ठीक है। तो इसको किसी भी तरह पूछे, सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था, तो देखो सबसे बाद की अगर बात करें कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, ठीक है, सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। कब आए थे, 1498 में सबसे पहले आए थे। मगर सबसे लास्ट में भी जाने वाले कौन थे, पुर्तगाली। कब गए थे, तो ये गए थे 1961 में, यानी 1947 में हमारा देश आजाद तो हो गया था, पर अभी पुर्तगालियों से पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ, और गोवा के क्षेत्र में पुर्तगाली अभी भी बसे हुए थे, और वो गए कब, 1961 में वापस गए। तो इस बात को याद रखना कि भारत आने वाली प्रथम जो कंपनी थी वो पुर्तगाली थी, और भारत से जाने वाली भी
जो अंतिम कंपनी थी वो पुर्तगाली थी। और भारत आने वाली अंतिम कंपनी की अगर आपसे बात करें तो आप उसको फ्रांसीसी को ही याद रखिएगा। किसको? फ्रांसीसी को। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि आप तो लास्ट में स्वीडिश को लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो कंपनी थी, ठीक है, ये जो कंपनी थी वो भारत आई जरूर, पर भारत में इसका व्यापार नहीं हो सका और ये चला गया कहां पे? ये चीन के साथ चाय का व्यापार करने के लिए चला गया। तो ये कंपनी हमारे भारत में नहीं टिक पाई। उसके पीछे रीजन था कि पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जो कंपनियां थी ये हावी थी और इनके आगे इनका व्यापार नहीं चल पा रहा था। इसकी वजह से इनको चाइना के साथ व्यापार करना पड़ा। कालीकट कहाँ आप सो रहे हैं भाई? वास्को डी गामा कालीकट 1498 में तो बताएं। 1498 में मेन तो आप वही जानते हैं, वही पढ़ते हैं। वो तो हमने बताया कि 97 में तो वहां से पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से वो चला और भारत की कालीकट बंदरगाह पर, जिसको कपक ढाबू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कभी कभी कालीकट न देखिए कपक ढाबू बंदरगाह का नाम देता है, ठीक है, तो कपक ढाबू में आता है कौन? वास्को डी गामा 1498। और उसकी यात्रा में जो समय लगता है वो 90 दिन का समय लगता है। 90 दिन बाद यानी पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से चलता है और उसको भारत पहुंचने में 90 दिन का सफर पूरा करना पड़ता है और बीच में वो केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरी पे होते हुए आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे स्लाइड के रूप में आप देख लीजिए कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डचों के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद डेनिश आते हैं, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आते हैं और फ्रांसीसी के बाद हमारे कौन सी कंपनी आती है? स्वीडिश। तो स्वीडिश कंपनी हमने बताया कि आता तो जरूर है भारत, पर ये भारत में इनका व्यापार न चलने की वजह से ये चले जाते हैं चाइना के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का थोड़ा सा टाइमिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। कितना कमेंट कर रहे हो यार? सब लोग पढ़ते हो कि खाली कमेंट करते रह जाते हो? डच से पहले अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हुई थी डचों से पहले। आप लोग का मैसेज पढ़ते रहेंगे तो साल आधा समय तो इसी में निकल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपका है कि वास्को डी गामा किसके कार्यकाल में, मतलब किसके शासन काल में भारत आया था? तो वास्को डी गामा का टाइमिंग क्या हो रहा है? 1498। और आपको पता है कि 1605 में मुगल बादशाह औरंगजेब का डेथ होता है, ठीक है, और ये भी जो कि सबसे अधिक मुगल बादशाह में शासन करने वाला शासक होता है काफी लंबे समय तक, ठीक है, औरंगजेब। और ये तो अब ये टाइमिंग किसका है? मुगल बादशाह अकबर का, यानी कि अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में ये पुर्तगाली भारत में आते हैं। यानी कि जिस समय वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है या भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, तो उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब होता है और कालीकट का जो राजा होता है वो जेमोरिन होता है। कौन? जेमोरिन। जेमोरिन। और जेमुरिन ने कालीकट में हिंदू राजा की उपाधि धारण किया था। मुस्लिम था और हिंदू राजा की उपाधि धारण किया था। कौन? जेमुरिन। इसी जेमुरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, काफी खुश हो गया था। उसको लगा कि पहली बार कोई समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश किया, तो इनका ये हमारे लिए एक मेहमान है। वैसे भी जानते हैं कि भारत में विदेशियों का काफी सम्मान किया जाता है, भले हमारा सम्मान हो या ना हो, ठीक है। तो ये जेमुरिन था। अब देखिए, पुर्तगाली कंपनी कब आती है? 1498 में, ठीक है। डच का ये 95 में, अब नहीं, इसको 1602 ही रखिए, ठीक है। डच कंपनी जो आती है वो कब? 1602 में आती है। उसके बाद अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज आते हैं, ठीक है। ये क्या है? भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम।
ठीक है, तो ये क्रम है। इस सन पे मत जाएगा कि सन यहाँ पे 1602 है, उसके बाद 16 है, तो ये आने का जो उनका क्रम है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली कब आए? 1498 में। डच आए, डच कब आए? 1602 में। अंग्रेज कब आए? तो 1600 में आए। ठीक है, यानी कि 1600 में आए ने, 1600 में कंपनी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, आने का क्रम तो उनका और पहले से भी रहा और बाद में भी रहा, तो वो सारे आगे के टॉपिक में बताएंगे। डेनिश कंपनी, तो डेनिश कंपनी की स्थापना कब होती है? 1616 में। एक चीज आप इसको क्लियर कर लीजिए आने के साथ साथ, ये कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में होती है, डच कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। ठीक है, उसके बाद डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में होती है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है और स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 में होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में, 1498 में स्थापना हुआ, 1498 में भारत चलाया। डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी की अगर स्थापना की बात करें तो ये ब्रिटेन में 1599 में कंपनी बनकर तैयार हुआ था, पर 1600 में कंपनी की स्थापना हो गई थी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, और 1608 में कंपनी की पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले हमारा सूरत के क्षेत्र में होता है 1608 में, फिर वहां से वो चले जाते हैं मछलीपट्टनम 1611 में, और फिर वापस आते हैं सूरत में 1613 में। तो 1613 में पूर्ण रूप से कंपनी की स्थापना हो पाती है ब्रिटिश की, यानी कि भारत में कंपनी की स्थापना 3 रूप में हमको स्टार्टिंग फेज में देखने को मिलता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, अभी आगे की क्लास में उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये डेनिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक है, डेनिश कंपनी 1616 में आती है। ठीक है, 1616 में आती है, मगर 1620 में भारत में कंपनी की स्थापना, मतलब भारत में वो अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आती है, मतलब 1664 में कंपनी की स्थापना होती है और 1668 में भारत में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। स्वीडिश 31 में आते हैं और 31 में कंपनी की स्थापना करते हैं और 31 में ही, मतलब उसके बाद कुछ समय तक रहते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी की स्थापना है, इसको अलग चीज में क्लियर इसको कर दिए। ठीक है, पुर्तगाली, अंग्रेज, फिर डच, फिर उसके बाद हमारा डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश, ये उनके स्थापना का सही डेट है, क्रम वाइज डेट है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं, ये तो आप इसके पहले का आपने देख लिया कि जो कंपनी है, तो कंपनियों की स्थापना कब हुई थी, पर भारत में उस कंपनी का नींव कब पड़ा था, अब उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्थापना से और भारत में कंपनी को स्थापित में डिफरेंट है। ठीक है, वो स्थापना तो अपना किए, ठीक है, अपने अपने कंट्री में, अपने अपने देश में वो स्थापित कंपनी कर लिए, क्यों? क्योंकि उनको भारत के साथ व्यापार करना है, तो भारत के साथ व्यापार करना है तो एक अपना उनका उनकी अध्यक्षता में एक क्या होता है, एक मंडली अपना बनाते हैं, उसके बाद कंपनी की स्थापना करते हैं, उसके बाद उनको परमिशन मिलता है भारत के साथ एकाधिकार यानी कि व्यापार करने का। ठीक है, तो देखिए पुर्तगाली कंपनी, तो पुर्तगाली कंपनी की भारत में स्थापना कब होती है? तो 1503 में, यानी कि 1503 में पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री बनती है वो हमारा कोचीन में बनती है। ठीक है, कब? 1503 में। ठीक है, पुर्तगालियों की पहली कोठी या पहली फैक्ट्री या पहली कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1503 में कहां पे होती है? कोचीन के क्षेत्र में। ये वही कोचीन जहां पे वास्को डी गामा का डेथ हो गया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कहां पे होती है? तो सूरत में। कब? 1608 में। इसमें भी कई तरह की चीजें हैं। ठीक है, 1608 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, जैसे इसको औरंग बादशाह उस समय कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है, औरंगजेब मुगल बादशाह थे, तो औरंगजेब के समय में उनको परमिशन मिला, क्या, कहां पे? सूरत के क्षेत्र में अपनी कोठी स्थापित करने की। ठीक है, अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। परंतु होता क्या है,
टाइमिंग टाइमिंग सीट था क्या सर? अच्छा, चलिए आज का क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ वो सर